स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टीम इंजन और स्टीम साइकिल कैसी होती है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल मेनली दो तरह की होती है, एक तो होती है ऑटो साइकिल और एक होती है डीजल साइकिल। जो ऑटो साइकिल होती है वो व्हीकल फॉलो करते हैं जिनके अंदर पेट्रोल इंजन होता है, और जो डीजल साइकिल होती है वो इंजन फॉलो करते हैं, वो व्हीकल फॉलो करते हैं जिनके अंदर डीजल इंजन होता है। तो कार, बाइक्स, बस एक्सेट्रा जैसे में पेट्रोल होता है वो सब ऑटो साइकिल को फोकस करते हैं। इस वीडियो में हमारा जो मेजर कंसर्न है वो ऑटो साइकिल को लेकर है। हम ऑटो साइकिल का ग्राफ, उसके स्ट्रोक और उसकी एफिशिएंसी को निकालेंगे इस साइकिल में। ऑटो साइकिल डिस्कस करने से पहले हमें देखते हैं कि ऑटो साइकिल होती क्या है और ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो ऑटो साइकिल होती है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है स्पार्क इग्निशन से। जो आपने बाइक्स के अंदर या कार के अंदर स्पार्क प्लग देखा होगा तो हम देखेंगे स्ट्रोक्स के अंदर, तो उसमें इसका यूज होता है। तो इसका जो इंजन होता है बेसिकली होता है स्पार्क इग्निशन सिस्टम, लेकिन डीजल इंजन के अंदर होता है कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम। बेसिकली ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में मेन जो फर्क होता है वो होता है कि यहाँ जो इग्निशन होता है वो स्पार्क की वजह से होता है, स्पार्क प्लग की वजह से होता है, और डीजल साइकिल के अंदर जो इग्निशन होता है वो कंप्रेशन की वजह से होता है। अब ये स्पार्क और ये कंप्रेशन क्या होते हैं ये जब हम आगे ऑटो साइकिल को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे। तो आज हम देखते हैं ऑटो साइकिल के मेन पॉइंट्स, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल का ग्राफ निकालना कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो साइकिल कैसे डिवाइड होती है, ऑटो साइकिल होती क्या है। ऑटो साइकिल वो साइकिल होती है जिसको पेट्रोल इंजन, जो भी व्हीकल जिनके अंदर पेट्रोल डलता है वो ऑटो साइकिल को फॉलो करते हैं। तो ऑटो साइकिल स्टडी करने के लिए हमें 4 स्ट्रोक पढ़ने पड़ेंगे। स्ट्रोक क्या होता है, जब हमारा जो इंजन होता है उसके अंदर एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होती है, वो पिस्टन अप और डाउनवर्ड मूव होती है। अप और डाउनवर्ड मूव होने के कारण वो जो शाफ्ट से कनेक्ट होती है उसकी वजह से व्हील मूव करते हैं। तो जो मूवमेंट है, पिस्टन की मूवमेंट है टीडीएस और बीडीएस के बीच की, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। तो बेसिकली हमें इतने डेप्थ में नहीं जाना, बस हमें स्ट्रोक पढ़ने हैं। तो पहला स्ट्रोक हम देखते हैं, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक के अंदर हमारा आपको यहाँ पे फिगर भी दिख रहा होगा, इमेज दिख रही होगी आपको साइड में। तो ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये हमारी पिस्टन है, ये हमारा स्पार्क प्लग है, और ये हमारे दो इनलेट है, एक है हमारा इनलेट वाल्व और एक है हमारा आउटलेट वाल्व। तो फिलहाल आउटलेट वाल्व क्लोज है। इंटेक स्ट्रोक के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक कार्बोरेटर नाम की डिवाइस फिट होती है हमारी, जैसे बाइक हो गई। तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है, जो कि बेसिकली मिक्सचर होता है पेट्रोल का और एयर का। एयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कंबशन की प्रोसेस वही होती है जहां पे एयर की प्रेजेंस होती है। तो आपको साइड में कार्बोरेटर दिख रहा होगा, ऐसा कार्बोरेटर होता है। तो यहाँ पे आपको एक वाल्व दिख रहा होगा जिससे एयर आती है और दूसरे वाल्व से पेट्रोल आती है। तो कार्बोरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो मिक्सचर प्रिपेयर करती है, किसका, पेट्रोल का और एयर का। ये इस मिक्सचर को सिलेंडर की तरफ भेजती है। तो यहाँ से वो मिक्सचर जो होता है बेसिकली हम उसको फ्यूल कह सकते हैं। तो जो फ्यूल होता है वो इसके अंदर आता है, और जैसे ही वो अंदर आता है ये पिस्टन पहले तो अपवर्ड होती है, लेकिन जैसे ही वो फ्यूल आता है तो ये जो पिस्टन है ये उसको डाउनवर्ड जो है एक्सपेंड कर देती है। तो इसको अगर इस प्रोसेस को अगर हम ग्राफ पे देखें तो इस प्रकार होगी। ये P है और ये हमारा V ग्राफ है।
पीवी ग्राफ है। तो अगर हम इनटेक स्ट्रोक को देखें तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि जब हमारा इनटेक स्ट्रोक हुआ है तो जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड मूव हुई है। तो डाउनवर्ड मूव हुई है तो जो हमारी बेसिकली जो मिक्सचर है, जो हमारा फ्यूल, जो गैस है वो एक्सपेंड हुई है। तो हमारी जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हुई है। तो हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हुई विदाउट एनी चेंज ऑफ प्रेशर। तो ये हमारी वॉल्यूम है, ये एक्सपेंड हुई, इसको ई कहते हैं, इसको ए पॉइंट कह देते हैं। हमारी वॉल्यूम एक्सपेंड हुई है, ये V1 वॉल्यूम हमारी हो चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है और जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज करती है। तो पहले स्ट्रोक के अंदर जब हमारी ये पिस्टन जो है ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगी तो हमारी गैस जो एक्सपेंड करेगी तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी और ये टेम्परेचर ले लेगी। इसका टेम्परेचर से हम T1 मान लेते हैं। तो पहले स्ट्रोक में हमारा इतना काम होता है कि गैस हमारी एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे T1 टेम्परेचर हमारा ले लिया जाता है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रोक देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो आपको साइड में यहाँ पे इमेज भी दिख रही होगी। तो हम इसका फिगर देखते हैं, वही सेम। ये हमारे पास हमारा सिलेंडर है, ये स्पार्क प्लग है। ये स्पार्क प्लग आपने देखा होगा कि जो हमारी बाइक होती है बेसिकली उसके जो आगे जो इंजन के पास में जो प्लग होता है इसको हम निकाल के चेक करते हैं, जिसमें स्पार्क चिंगारियां निकलती हैं, तो वो ये स्पार्क प्लग है। इसका जो फंक्शन होता है वो हम देखेंगे इस मोटरसाइकिल के अंदर। तो जो हमारी जैसे अब हमारा फ्यूल था, उस फ्यूल ने हमारे जो पिस्टन को यहाँ तक शिफ्ट कर दिया था और गैस तो हमारी पहले जो इनटेक स्ट्रोक में एक्सपेंड हो गई थी, हमारी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गई थी। अब दूसरे स्टेप में अब जो पिस्टन है वो पिस्टन, जैसे आपने इलास्टिसिटी के बारे में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, अब जैसे पिस्टन है वो डाउनवर्ड मूव करिए लेकिन वो खुद से अपनी प्रॉपर्टी से वो अपवर्ड आएगी और अपवर्ड आने के लिए इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, वो खुद से ही अपवर्ड आएगी और जैसे ही वो अपवर्ड आएगी तो वो फ्यूल को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देगी। जो पिस्टन पहले यहां तक आ चुकी थी वो पिस्टन अब फ्यूल को यहां ले जाएगी से। तो ये जो हमारी पिस्टन है ये सारा एरिया कवर करती है और ये हमारे फ्यूल को कंप्रेस करेगी। क्या करेगी? कंप्रेस करेगी। इस स्टेप के अंदर जो हमारा फ्यूल है वो बेसिकली कंप्रेस होता है, इसलिए इस स्ट्रोक का नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के अंदर हमारा जो है जो वॉल्यूम है कंप्रेशन के अंदर हम जानते हैं टेम्परेचर राइज होता है और जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज होती है। तो देखिए ग्राफ में इसको कैसे डिनोट करेंगे। तो बेसिकली आप यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो यहाँ पे T2 हो गया है और इसके कोरस्पोंडेंस में जो हमारी वॉल्यूम है इसके कोरस्पोंडेंस में जो हमारी वॉल्यूम है वो V2 हो गई है। V1 से घट के वॉल्यूम हमारी V2 हो गई, ये हमारा B पॉइंट पर आ चुकी है। तो E से लेकर A तक हमारा इनटेक स्ट्रोक था फर्स्ट वन और A से लेकर B तक हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक था। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर हम देख सकते हैं जैसे कि वॉल्यूम कंप्रेशन हुआ है तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुई है, वॉल्यूम V1 से घटकर V2 हो गई है और टेम्परेचर हमारा T1 से बढ़कर T2 हो गया है। तो T1 केस पे वॉल्यूम V1 है और T2 केस पे वॉल्यूम V2 है। नेक्स्ट स्टेप, अब हम जानते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रोक की वजह से जैसे ही पिस्टन ने हमारे फ्यूल को कंप्रेस करा ऊपर की तरफ ले गई तो इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा राइज कर चुका है और फिलहाल इस टेम्परेचर क्या है बहुत ज्यादा राइज कर चुका है। और अगर फिलहाल हम इसको कुछ भी इसमें स्पार्किंग करें या फिर इसको थोड़ी और हीट दे तो इसमें स्पार्किंग होगी और यहाँ पे जो ये फ्यूल है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कंबशन स्टार्ट हो जाएगी। और कंबशन स्टार्ट करने के लिए हम अपना नेक्स्ट स्ट्रोक पढ़ते हैं, पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक हम देखते हैं, आपको साइड में इमेज पे दिख रही होगी पावर स्ट्रोक की। तो पावर स्ट्रोक जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ये हमारा क्या है, स्पार्क प्लग है। मैंने आपको बताया था, आपने बाइक्स वगैरह में देखा होगा जो इंजन के बाहर लगा हुआ होता है। तो हमारा जो मिक्सचर है पिस्टन हमारे
जो फ्यूल को कंप्रेशन उसने कंप्रेस कर दिया और वो यहाँ तक ले आई है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जैसे स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलेगी इस पावर स्ट्रोक के अंदर, तो देखा होगा आपने जब भी आप किक मारते हैं बाइक के अंदर या फिर सेल्फ लेते हैं तो जो स्पार्क प्लग होता है उसके अंदर से एक चिंगारी निकलती है अंदर से, जिसकी वजह से जो यहाँ पे फुल फ्यूल होगा, जो पहले जो कंप्रेसर स्ट्रोक में यहाँ तक फ्यूल आ गया था, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ तक फ्यूल आ गया था जैसे यहाँ पे, तो एकदम से इसमें ये फ्यूल जलना स्टार्ट हो जाएगा, ये फ्यूल जलना स्टार्ट हो जाएगा, कंबशन यहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और कंबशन की प्रोसेस के लिए हमें पता है कि हमको एयर चाहिए होती है, इसलिए हमने जब हमारा इनटेक स्ट्रोक के दौरान हमने कार्बोरेटर में एयर भी सप्लाई की थी, तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूल है वो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है। तो जो हमारी सेकंड स्टेप तक हमारा कंप्रेसर स्ट्रोक तक हमारा यहाँ तक फ्यूल आ चुका था, ये बहुत ज्यादा हीट है, तो जैसे स्पार्क प्लग में से चिंगारी निकलेगी या फिर थोड़ी सी भी आग निकलेगी तो वो क्या करेगी, वो जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्पार्किंग होती है, तो वो इस फ्यूल को नीचे एकदम प्रेशर के साथ बहुत नीचे से सप्रेस कर देगी पिस्टन और फ्यूल को, और जो गैस है वो बेसिकली एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसलिए हमारा अंदर ये हो जाएगा। तो जब जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे ही इसमें जो है स्पार्क प्लग होगा, तो जैसे ही जो इसमें कंबशन की प्रोसेस होगी तो एकदम से जो हमारा फ्यूल है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। तो इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये हमारा बी पॉइंट था और ये हमारा सी पॉइंट है। इस पे जो टेम्परेचर है वो हम मान लेते हैं T3 है। तो T3 टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि जो ये है एकदम से जैसे इसमें पावर स्ट्रोक लगा स्पार्क की वजह से, जैसे यहाँ पे कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो उस वजह से टेम्परेचर में एक सडन राइज आया T2 से T3 तक। जब टेम्परेचर में राइज होगा और यहाँ पे एकदम से एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्लास्ट होगा, कंबशन की प्रोसेस होगी, तो सारा फ्यूल जो एक्सपेंड करेगा और वो पिस्टन को डाउनवर्ड लेके आएगा। से यहाँ पे आपकी जो पिस्टन है, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पिस्टन जो होती है ना तो ये पूरा तक ऊपर मूव करती है ना ये पूरी नीचे तक मूव करती है, ये एक स्पेसिफाइड लिमिट तक मूव करती है बीडीसी और टीडीसी के नीचे, जिसे ही हम स्ट्रोक कहते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे हमारा गैस है जो वो एक्सपेंड होगी पावर स्ट्रोक लगने के बाद, जैसे यहाँ कंबशन की प्रोसेस होगी तो जस्ट हमारी गैस जब जलने लगेगा फिर तो एकदम से एक्सपेंड होगी और वो पिस्टन को क्या कर देगी, नीचे कंप्रेस कर देगी और हमारी जो गैस है वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। गैस की प्रोसेस में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन के अंदर हम जानते हैं जो हमारी वॉल्यूम होती है वो बढ़ती है और टेम्परेचर जो होता है वो घटता है। तो हमारे ध्यान रखें, तो पावर स्ट्रोक के दूसरे स्टेप में एक स्टेप तो होता है जब टेम्परेचर सडन राइज करता है, दूसरे स्टेप में जब गैस फैल जाएगी कंबशन की प्रोसेस हो रही होगी तो पिस्टन डाउनवर्ड जाएगी। मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है कि पिस्टन से एक्सपेंशन या कंप्रेशन देखना है या गैस से कंप्रेशन और एक्सपेंशन देखना है, हम जो यहाँ पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात कर रहे हैं वो हम गैस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि गैस नीचे गई है तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमारी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम जो है हमारी इंक्रीज करेगी और हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम हमारी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे अगर ये पिस्टन अपवर्ड जाती है तो हमारी गैस कंप्रेस होती है, कंप्रेशन के प्रोसेस में हमारी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करती है और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है। तो ये हमारा हो गया पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के अंदर आपको दो स्टेप ध्यान रखने हैं। सबसे पहले स्पार्क प्लग में से आग लगती है, आग लगने की वजह से टेम्परेचर के अंदर सडन राइज हमको देखने को मिलता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसमें। उसके बाद हमारी जो कंबशन की प्रोसेस होती है वो एकदम से पिस्टन को, जब कंबशन हो रहा तो पिस्टन को डाउनवर्ड नीचे जो है प्रेशर के साथ भेज देती है, जिसकी वजह से हमारी गैस एक्सपेंड हो जाती है और एक्सपेंशन के दौरान हमारा टेम्परेचर T3 से T4 हो जाता है और वॉल्यूम जो हमारी होती है वो यहाँ पे दोबारा से V1 पर आ जाती है। T3 टेम्परेचर पर V2 वॉल्यूम और T4 टेम्परेचर पे V1 वॉल्यूम। एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये स्टेप था, ये जो स्टेप था हमारा B से लेकर C तक का, B से लेकर C तक के स्टेप में हमारा जो मिक्सचर था उसने ये जो हीट थी एब्जॉर्ब करी थी। हीट एब्जॉर्ब कैसे करी थी, क्योंकि इस स्टेप के अंदर हमने ये स्पार्किंग यहाँ पे जब हुई थी तो यहाँ पे एकदम से कंबशन की प्रोसेस हुई थी, तो कंबशन की प्रोसेस के अंदर हमने यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करी थी, उसको यहाँ फिगर पे हम दिखा सकते हैं, वो Q1। तो आप देख सकते हैं यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, आपको आगे पता भी चलेगा। जो ऑटो साइकिल होती है और जो डीजल साइकिल होती है उसमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि यहाँ पे जो हीट इनटेक हो रहा है ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, लेकिन डीजल साइकिल के अंदर जब हीट इनटेक होगा वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, लेकिन हीट रिजेक्शन दोनों में सेम है, वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होना है।
तो ये आपको पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, जैसे ही पावर स्ट्रोक के फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे B2 से टेम्परेचर राइज करेगा तो Q1 हीट इनटेक होगी, तो ये हमारा पावर स्ट्रोक हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर अभी तक हमने आपने देखा था कि ये जो हमारा सिलेंडर था, ये हमारी पिस्टन, ये हमारा स्पार्क प्लग था। तो जो हमारी ये जो पिस्टन थी वो जब हमारा पावर स्ट्रोक हुआ था तो कंप्रेशन की वजह से नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थी दोबारा और टेम्परेचर के अंदर राइज डाउनफॉल देखने को मिला था, T3 टू T4 में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन जैसे पहले स्टेप पे आपको पता है जब फ्यूल नीचे आया था तो एकदम से पिस्टन उसको ऊपर ले गई थी। इस स्टेप में भी जब पावर स्ट्रोक लगा था तो फ्यूल दोबारा नीचे आया, कंप्रेशन की वजह से आया इस बार, लेकिन दोबारा पिस्टन उसको ऊपर ले जाएगी। और इस बार जो हमारा इतनी देर से यहाँ पे जो एग्जॉस्ट वाल्व था, सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है ये ओपन हो जाएगा और दोबारा जो हमारी पिस्टन है ये इसको ऊपर ले जाएगी। और जो भी यहाँ पे अब तो यहाँ पे क्योंकि फ्यूल बर्न हो चुका है तो सिर्फ यहाँ पे प्योरली गैस बची होगी जो कि एग्जॉस्ट वेस्ट की फॉर्म में होगी, तो वो हमारी इससे यहाँ से एग्जॉस्ट की फॉर्म में जो है बाहर निकल जाएगी। तो इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर हमारा जो मेन स्टेप है वो क्या है, हमने हीट रिजेक्ट करी है, वो भी किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो आप इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ये देखिए, ये हमारा क्या है, हीट रिजेक्शन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। D2A जब हम दोबारा आ रहे हैं तो हमने क्या करी है, हीट रिजेक्ट करी है एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए, तो हमने हीट रिजेक्ट करी है। उस दोबारा से जो साइकिल है वो दोबारा इनटेक स्ट्रोक और आउटलेट स्ट्रोक हो। तो ये बेसिकली जो हमारी इंपॉर्टेंट साइकिल है आप यहां से देख सकते हैं। तो दोबारा मैं आपको एक बार और बता देता हूं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे पहले हमारा इंटेक, जब हमारा इंटेक स्ट्रोक लगा था तो उसके अंदर हमने फ्यूल को एंटर करवाया था, जिसकी वजह से पिस्टन डाउनवर्ड गई थी और गैस एक्सपेंड करी थी, तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया था। वॉल्यूम की एक्सिस है ये एक्सिस है, तो इस पे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था और टेम्परेचर हमने T1 यहाँ पे फिक्स कर लिया था। उसके बाद जैसे स्टेप में जैसे फ्यूल नीचे गया था तो पिस्टन अपवर्ड हुई थी, तो कंप्रेशन हुआ था, कंप्रेशन की वजह से हमारा टेम्परेचर जो है राइज किया था, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हुई थी, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम के एक्सिस पे नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई और टेम्परेचर लेकिन हमारा राइज T2 हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर दो प्रोसेस होती है। पावर स्ट्रोक के अंदर जैसे स्पार्क प्लग में से आग निकली थी तो उसकी वजह से हमें सडन राइज इन टेम्परेचर देखने को मिला था। जो हमारा टेम्परेचर था वो T2 से T3 एकदम बढ़ गया था, एक बात तो। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है कि ऑटो साइकिल के अंदर जो हीट एब्जॉर्प्शन है, हीट का इनटेक है, वो क्या हुआ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम अभी एफिशिएंसी निकालेंगे डीजल साइकिल में और ऑटो साइकिल में तो उसमें ये स्टेप आपको पता चलेगा कि मैं बार बार क्यों करूं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इनटेक हुआ है और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट आउटलेट हुआ है। तो देन उसके क्या होता है, देन उसके जो गैस थी कंप्रेशन होने के बाद पिस्टन को दोबारा नीचे धकेल देती है और गैस एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड की वजह से टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाता है और वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद लास्ट स्टेप आपको पता ही है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर जो हमारा गैस का मिक्सचर होता है वो एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाता है, मतलब हीट निकल जाती है, वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकल रही है। तो Q2 हीट निकल रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उसके बाद ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो ये बहुत अच्छी क्या है, एक ऑटो साइकिल का ग्राफ है, इसको आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार यहाँ से चलती रहती है, फर्स्ट ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, देन ये दोबारा रिसाइकिल चलती रहती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी को निकालने के लिए ग्राफ जो था हमारा, एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमारा जो ग्राफ था वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो ही हमें स्टडी करना था। एफिशिएंसी को हम निकाल सकते हैं जैसे कि हमने कार्नोट इंजन में, स्टीम इंजन में और बाकी इंजन में देखा था। एफिशिएंसी निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, eta is equals to 1 minus Q2 by Q1। Q2 हीट रिजेक्शन और Q1 हीट इनटेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अच्छा Q का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। Q का फॉर्मूला होता है Q is equals to mc dt। अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, dt तो चेंज इन टेम्परेचर है, m मास ऑफ गैस है, ओके। देन नंबर ऑफ मोल्स में m कह सकते हो आप यहाँ पे, जैसे आपको पता है स्पेसिफिक हीट और सिंपल हीट में क्या फर्क होता है।
तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये सी यहाँ पे कौन सा है, ये सी पी है या सी बी है। तो आप देख सकते हैं कि जो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ Q1 के लिए, अगर मैं Q1 के लिए बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो हीट इनटेक हो रहा है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, वॉल्यूम के एक्सिस पे हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, तो यहाँ पे हम लेंगे CV। ओके, और dt अगर हम टेम्परेचर को जो रिजेक्ट करेंगे वो हमारा टेम्परेचर रिजेक्शन हो रहा है, तो आप देख सकते हो Q1 के अंदर हमारा टेम्परेचर हो रहा है T3 से, जो हमारा टेम्परेचर है वो T2 पे चेंज हो रहा है, तो T3 माइनस T2। ओके, ये हमारी एक एक्सप्रेशन आ गई। Q2 की एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं तो वही MC, इसका टेम्परेचर हम देख सकते हैं Q2 का T4 और T1 से चेंज हो रहा है, तो T4 माइनस T1। नाउ अगेन माय क्वेश्चन इज सेम कि यहाँ पे CV आएगा CP आएगा, तो देखिए आपको हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, लेकिन जबकि ये जो चीज है वो डीजल साइकिल में अलग है, वहां पे हीट इनटेक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो वहां पे एक में CP आता है एक में CV आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में ही CV आएगा। तो एक जस्ट वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं, 1 माइनस mCV, Q2 की वैल्यू T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय Q1 की वैल्यू mCV T3 माइनस T2, जस्ट ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इटा का हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। लेकिन ये हमारे पास एक अननोन इक्वेशन है, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो भी ग्राफ से ही फाइंड करते हैं, तो वो देखिए वो ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से ये जो T4 माइनस T1 T3 माइनस T2 वैल्यू हम ग्राफ से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि एडियाबैटिक जो इक्वेशन होती है, क्या एडियाबैटिक जो इक्वेशन होती है, एडियाबैटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेकिन अगर जानते हैं कि P का अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं T के रिस्पेक्ट में, T की फॉर्म में पुट करते हैं, तो इक्वेशन चेंज हो जाती है, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमारी जो इक्वेशन है इसके लिए एडियाबैटिक कर्व के लिए, तो एडियाबैटिक इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाती है TV गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू के। तो अगर हम यहाँ देखें जो A टू B है वो भी एक एडियाबैट है जो पॉइंट A और B को कनेक्ट कर रहा है, और जो C टू D है वो भी एक एडियाबैट है जो पॉइंट B और C को कनेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये जो दोनों एडियाबैट हैं दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर या एक एडियाबैट के ऊपर हम जब कितने भी पॉइंट रखेंगे वो सब एडियाबैटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, जो कि हमने अभी देखा था TV गामा माइनस 1 थी। तो हम पहले देखते हैं A और B के लिए। हमें पता है जो हमारा A और B है, A एंड B lie on same adiabat, तो इसके लिए हमें पता है, तो जो हमारा सेम इक्वेशन फॉलो करेंगे तो हम देख सकते हैं, तो A के लिए हमारा टेम्परेचर T1 वॉल्यूम V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, B के लिए हमारा टेम्परेचर T2 वॉल्यूम हमारी V2 गामा माइनस 1। देन हमें पता है जो हमारे C और D है वो भी एक एडियाबैट पे लाई कर रहे हैं, तो C और D के लिए हम अगर एक सेम एडियाबैट से उनको कनेक्ट करें तो देख सकते हो टेम्परेचर T3 वॉल्यूम T3 पे वॉल्यूम V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, देन D पॉइंट पे आप देख सकते हो टेम्परेचर T4 और वॉल्यूम V1, तो T4 वॉल्यूम V1 गामा माइनस 1। तो देन हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, तो जस्ट हम एक काम करते हैं, इनको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम T4 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T3 V2 गामा माइनस 1, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोले और इक्वेशन सेकंड बोले। देन तो हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो T4 माइनस T1, दोनों में से V1 गामा माइनस 1 कॉमन है, तो देन V1 गामा माइनस 1, देन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन T3 माइनस T2 देन V2 गामा माइनस 1 V2 गामा माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो V2 गामा माइनस 1। देन हम इसको T3 माइनस T2 को यहाँ ले जाएंगे क्योंकि हमें T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ जाएगा और दोनों की पावर गामा माइनस 1 है, तो V2 बाय V1 की होल की पावर गामा माइनस 1, तो V2 बाय V1 होल की पावर गामा माइनस 1। देन हम
हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई T4 माइनस T1 पर डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2 की वैल्यू आ गई हमारी V2 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1। तो ये वैल्यू हमने कहां से निकाली, ग्राफ से निकाली। अब इसकी इस वैल्यू को हम इसकी जगह रख सकते हैं V2 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1, जो कि हम यहां रखते हैं। तो ग्राफ से हमने क्या निकाली थी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई 1 माइनस V2 बाय V1 टू द पावर गामा माइनस 1। तो नाउ यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसे देखिए 1 माइनस, हम V2 को नीचे ले जा सकते हैं V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1, क्योंकि 1 क्योंकि ऊपर 1 रहेगा तो 1 की पावर गामा माइनस 1 डेट इज 1 ही रहेगा। तो ये जो V1 बाय V2 है इसको हम कहते हैं कंप्रेशन रेशियो, एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो। इसको हम डिनोट करते हैं पीसी से, पीसी कह सकते हो या वीसी कह सकते हो, एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो। इसको डिनोट करते हैं तो इससे हो जाएगा ईटा हमारा क्या निकल के आएगा 1 माइनस 1 बाय एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1। तो ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आई है, हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल मैंने बताया जो भी पेट्रोल से रिलेटेड व्हीकल होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल से चलते हैं वो सारे ऑटो साइकिल को फॉलो करते हैं। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफिशिएंसी आप एमसीक्यू के ध्यान रख सकते हैं, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस 1 बाय एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1। तो और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि जितना भी हम जो है पेट्रोल जो फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर जाता है तो उसका अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 और यू कैन से 15 to 20% ही उसको पावर देने में सप्लाई होता है। बाकी उसका मेजर पोर्शन 36% उसका एग्जॉस्ट में चला जाता है, 15 to 20% उसका फ्रिक्शन में चला जाता है, बाकी उसको बाकी जो बचता है मतलब मेजरली इसकी जो एफिशिएंसी अबाउट 56 या 50% निकल के आती है, जो कि बहुत फेयर है। लेकिन उसमें से सिर्फ 15 या 20% ही जो हमारी पावर देने के लिए यूज होती है, बाकी हमारी ऐसी चीजों में एग्जॉस्ट में गैस के साथ निकल जाती है, फ्रिक्शन में हमारी वेस्ट हो जाती है। तो ये हमारी क्या थी, स्टैंडर्ड ईयर ऑटो साइकिल थी। नेक्स्ट टॉपिक में अंदर हम देखेंगे डीजल साइकिल। मेन जो फर्क है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के अंदर वो मैं आपको बता दिया। एक तो इग्निशन को लेके है, ऑटो साइकिल के अंदर जो इग्निशन होता है वो स्पार्क इग्निशन प्रोसेस से होता है और डीजल साइकिल के अंदर होता है कंप्रेशन इग्निशन प्रोसेस होता है। और एक जो होता है वो होता है हीट इनटेक का। हीट इनटेक आप जानते हैं इसके अंदर जो है ऑटो साइकिल के अंदर हीट इनटेक एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वो भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। लेकिन डीजल साइकिल के अंदर ये दोनों चीजें डिफरेंट है।